चलो बेटा, ब्लर तो नहीं कर रहा है ये? ब्लर कर रहा है क्या? क्यों? इधर बेटा सचिन, अरे ब्लर कर रहा है क्या वीडियो? सही है? शिवम ब्लर नहीं कर रहा है ना? चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। परसों आप लोगों का टेस्ट है, परसों आप सबका टेस्ट है, यही सेम टाइमिंग, सेम टाइम। कल क्यों? परसों टेस्ट है बेटा। कल छुट्टी है? हाँ कल छुट्टी, कल प्रिपरेशन करिए, परसों टेस्ट है। आइए बेटा, हम लोग कितने क्वेश्चन हो गए थे? 16 हो गए। आइए बेटा जरा देखिए, बेटा पर्दा जरा और लगा दो, पर्दा लगाइए, और पीछे वाली लाइट बेटा जरा बंद करना। तो ऐसे लगाने से क्या मतलब, एक तरफ लगा लो। हाँ ठीक, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, एक पीछे वाली लाइट जरा बंद करिए। हाँ ठीक है ठीक है वो थोड़ा परेशान है बेटा, ऐसे नहीं बातें करते, उसके घर पे कुछ दिक्कत है तो ऐसे नहीं करते। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए और बी, सॉरी बेटा 21 ना, हाँ, जैन एवं गुप्ता मिल गया बेटा सबको। चलिए, जैन एवं गुप्ता 2:3 के अनुपात पे, बातें नहीं बेटा, लाभों को विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31/3/2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था: जैन की पूंजी, गुप्ता की पूंजी, लेनदार, सामान्य संचय, भूमि, भवन, संयंत्र, लाभ हानि खाता। फर्म की ख्याति का मूल्य 75,000 लगाया गया है, भूमि 1,50,000, भवन 45,000, और 31 मार्च 2017 को साझेदारों ने समान अनुपात में लाभों को 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से बांटने का निर्णय किया। बेटा 1 अप्रैल से ये लाभों को न्यू रेशियो में बांटेंगे 21 बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 21। बेटा लाइव नहीं है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ठीक है, उसके बाद अपलोड होगी। चलो ये क्वेश्चन बेटा दूसरे कॉन्सेप्ट का है, नॉन रिकॉर्डिंग वाला, तो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। 22 पे आइए, 22 में भी देख लूँ, यही है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए बेटा, 22 पे। ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, बातें नहीं। चलिए क्वेश्चन करिए। कह रहा बेटा दिनेश, रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ हानि का विभाजन 3:3:2 में करते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि 1 अप्रैल 2017 से लाभ का विभाजन बराबर करेंगे। 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है: विविध लेनदार, सामान्य संचय, साझेदारों के ऋण, दिनेश रमेश की पूंजी दिया है बेटा, ऋण दिया है, और साझेदारों की पूंजी तीनों की दिया है। बैंक में रोकड़, प्राप्य विपत्र, विविध देनदार, स्टॉक, अस्थायी परिसंपत्तियां। कह रहा बेटा अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 3,31,000 होगा, और विविध देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रोविजन बनाया जाएगा। स्टॉक का मूल्य 1,12,000 तक कम हुआ। तो जरा देखिए बेटा, देखिए आप अस्थायी परिसंपत्तियां आपके बैलेंस शीट में कितने की हैं, देखिए कितने की बैलेंस शीट में बेटा फिक्स्ड एसेट्स हैं 2,80,000, और उसका वैल्यूएशन कितने पे किया गया बेटा 331 पे। तो कितने का प्रॉफिट 51,000, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा 51,000। ये समझ में आया क्या सबको? 331 माइनस 280, आगे
विविध देनदार पे बेटा 5% का प्रोविजन बनाना है। जरा देखिए डेटर्स कितने का है, 60,000। 60,000 पे 5% प्रोविजन कितना होगा, 3,000। ये सबको 3,000 आया, कैसे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो बेटा बताइए 51,000 का प्रॉफिट हुआ था, 3,000 का नुकसान, कितने का प्रॉफिट, 48 का नेट प्रॉफिट बेटा। आगे कह रहा है स्टॉक का मूल्य 1,12,000 तक कम हुआ। देखो बेटा स्टॉक कितने का है, 1,20,000, कितने का कम हुआ, 8,000। अभी 48,000 प्रॉफिट था, 8,000 का और नुकसान हो गया, कितने का प्रॉफिट, 40। देखिए यही आपका आंसर है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इतना इजी है, आपने ओरली निकाला, फिर इस पे करके निकाल लेंगे। अब आगे कह रहा बेटा आपको फर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बेटा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो चलिए खींचते हैं, छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट खींच लीजिए बेटा, 5 लाइन का। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, होमवर्क दिया था आपने, फिर मैं रिवीजन जब कराया तो नहीं कराया ना, रिवीजन में नहीं किया, तो रिवीजन में एक बार कर लेते हैं। आपने किया है मत करिए, केवल देखिएगा आप, प्लीज सॉल्यूशन मत देखिएगा, आप ऐसे ही बताइए कहाँ क्या लिखना है, बस इतना सा आपको करना है। सॉल्यूशन देख के नहीं सर यहाँ लिखो यहाँ लिखो, बस आपको देखना है बेटा और फटाफट बताना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा पीएसआर चेंज हुआ, तो पीएसआर जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा किस रेशियो में बटेगा, बताइए, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो, वेरी गुड। किस रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्वेश्चन नंबर कौन है, 21 ना, 22 बेटा, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना ले रहे हैं बेटा। जितने अकाउंट बनाने होते हैं सब अगर आप साथ बनाते हो तो क्वेश्चन एक तो बहुत फास्ट होगा और दूसरा गलत होने का चांस नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है बेटा, दिनेश, रमेश और सुरेश। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, और हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चलिए सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में देखते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, जहां जहां चेंज है उसको हम नहीं फिगर आउट करेंगे, बाकी जहां जहां चेंज नहीं सारी फिगर जहां जानी है उतार देंगे। तो देखिए सबसे पहले बेटा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का है बेटा, 1,50,000 से। आगे सामान्य संचय, बताओ पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भाई जनरल रिजर्व अकाउंट कितना बेटा, 80,000 था और इनका पीएसआर क्या था 332, तो टोटल 8 था, तो कितना आ जाएगा बेटा 30,000, 30,000 और 20,000। क्लियर। आगे क्या दे रहा है बेटा, साझेदारों का ऋण कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट। बताइए बेटा कौन कौन का लोन है, दिनेश और रमेश। बताइए दिनेश का लोन कितना है बेटा 40,000 और रमेश का कितना बेटा 30,000, टोटल कितना 70,000। आगे क्या दिया है, पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल पहले यहां लिखेंगे, बैलेंस आएगा उसके बाद जाएगा, तो यहां हम क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना बेटा 1,80,000 और 70,000। आगे असेट्स में आ जाइए बेटा, बैंक में रोकड़। बताइए बैंक में कुछ चेंज है क्या बेटा, नहीं।
कैश एट बैंक कितना बेटा 40,000। आगे नेक्स्ट, प्राप्य विपत्र कितना है बेटा 50,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बिल्स रिसीवेबल चलिए आगे क्या है बेटा, विविध देनदार। सर इसमें चेंज है ना, कितने का है बेटा 60,000 का था, माइनस क्या करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% बेटा कितना आ जाएगा 3,000, कितना बचेगा 57,000। ये बेटा ये तुरंत ही हम कहाँ लिख लेंगे, जहां जाना चाहिए, कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में आएगा, तो क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 बेटा। चलिए आगे आगे बताइए नेक्स्ट क्या दे रहा बेटा, स्टॉक। स्टॉक देखो कम हुआ था, कितना बेटा 1,12,000 हो गया है, तुरंत ही हम लिख लेंगे कहाँ बेटा रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक कितना 8,000 से कम हुआ बेटा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कह रहा है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में भी चेंज था बेटा, फिक्स्ड एसेट्स कितना बेटा बताइए 3,31,000। अब बताइए कितने का चेंज 51,000 का, कहाँ लिखेंगे यहाँ 51,000 ठीक। अब बेटा जितने एडजस्टमेंट थे सब आप लिख चुके हो, देखिए नीचे के सारे एडजस्टमेंट भी लिख चुके हो और सारा ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया। चलिए प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए। सर हमने तो ओरली ही प्रॉफिट निकाल लिया था, है ना, कितना बेटा प्रॉफिट कितना आया था, पार्टनर्स में बांटोगे तो आप लिखोगे बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन, दिनेश रमेश सुरेश, 3:3:2 कितना आ जाएगा बेटा 15,000 और 7,000, सॉरी कितना था 3:2 ना बेटा 10,000, यही आएगा ना, देखो 3:2 था रेशियो। अब बेटा ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 15,000 और 15, ठीक। टोटल कर लीजिए बेटा, टोटल करिए बेटा कितना आ गया 1,45,000 और इसका बेटा 1,25,000 और बेटा 1,05,000। बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो यही सीधा कॉपी हो जाएगा 1,00,000 और एक कितना आया था बेटा ये 1,25,000 ना, बेटा 1,25,000। 1,00,000 कौन सा बेटा 10,000 किसके, अरे यार चलो कितना हो जाएगा 1,00,000। बेटा नोट नहीं करना है, आप इसको परसों नोट किए थे वही करा रहा हूँ फिर से। कितना बेटा
1,45,000, 1,25,000 और ठीक है। इसी को बेटा यहाँ कॉपी कर लेंगे। दिनेश, रमेश, सुरेश 1,45,000, 1,25,000 और 1,00,000। तो कितना आ जाएगा बेटा? 3,65,000, यही तो आया था। चलिए टोटल कर लीजिए, टोटल बताइए बेटा क्या गलत हो गया? 3,70,000 होगा ना सर? आज सिक्स सेंस काम कर रहा है। चलो बताओ बेटा कितना आ गया? बोलो भाई कितना टोटल आ गया बेटा? 5,90,000। 5,90,000। चलिए बताइए इसमें क्या किसको दिक्कत है बेटा, क्या नहीं समझ में आया बताइए। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ। टेस्ट में नहीं होता। चलो टेस्ट में होगा बेटा। इस बार पढ़े हो, इस चैप्टर मैंने 2 बार करा दिया, अब तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, केवल यही चैप्टर पढ़ाया है क्या? सब पढ़ाया है ना? सब है। भूल गए ना। बहुत इजी लगता है जब खुद करते हैं तो बहुत टफ। इसका सही तरीका ये है बेटा, जब भी हम बोलते हैं क्या करना है, तो जब भी आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ते हो तो उसको न्यूज़पेपर की तरह मत पढ़िए कि हमें पढ़ना है और इसको दोबारा काम नहीं आना। आपको ऐसे पढ़ना है कि अभी 2 मिनट बाद ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या होगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हमने इस पॉइंट में पढ़ा बेटा कि फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन 331 पे किया गया, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, देखो यार बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी, आपने देखा 2,80,000 और आपने देखा वैल्यूएशन कितने पे किया जाएगा 331 पे, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए एसेट्स बढ़ी है, मींस इस पे प्रॉफिट हुआ है ना। एसेट्स बढ़ी है तो आपको याद आना चाहिए तुरंत ही कि रिवैल्यूएशन में किधर जाना चाहिए। बताइए, एसेट्स बढ़ती है, प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन में किधर जाता है? इधर। और आपको ये मालूम है बेटा ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट होता है, 2 जगह लिखा जाता है। 11 में अजय सर ने सिखाया होगा कि जो एडजस्टमेंट होते हैं बैलेंस शीट के या ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए होते हैं, उनका एडजस्टमेंट 2 जगह होता है। मतलब उसको 2 जगह 2 बार लिखा जाता है। ये तो अजय सर ने बताया होगा ना, याद होगा आप सबको कि ऑलवेज एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखा जाता है। आप लोग पिछली बार यहीं थे? नहीं थे ना, आप भी नहीं थे बेटा। जो यहाँ हो गए उनको तो अच्छे से याद होगा कि बताया गया था कि एडजस्टमेंट का 2 जगह इफेक्ट दिखता है। तो जैसे ही आपको एडजस्टमेंट दिखे, आप दिमाग में याद रखिए कि इसका 2 जगह एडजस्टमेंट करना है, 2 जगह लिखा जाएगा ये। ओके, तो आपने एक जगह तो लिख दिया बेटा, कितना 51,000। अभी इसका एक इफेक्ट बच गया। एक इफेक्ट क्या है बेटा कि हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी थी 2,80,000, 51,000 यहाँ और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3,31। देखो एडजस्टमेंट है। दूसरा, आपने बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया, आपका लॉस। तो जैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखे, मतलब आपको समझ जाना चाहिए लॉस है, और रिवैल्यूएशन में लॉस साइड ये है। तो हमने ये लिखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेकिन फिर तुरंत आपको याद आना चाहिए सर प्रोविजन है, इसका इफेक्ट 2 जगह जाएगा। तो एक इफेक्ट तो हो गया। दूसरा इफेक्ट बेटा डेटर्स में 3,000 माइनस करके कितने का डेटर्स बचा 50 से। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक और एडजस्टमेंट था बेटा स्टॉक। हमारा 1,20,000 का स्टॉक था, वो 1,12,000 का बचा। तो ये भी देखिए बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है, मींस एडजस्टमेंट है। जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के नीचे दी होती हैं वो एडजस्टमेंट होती है, उनका 2 ट्रीटमेंट होता है। तो इसका बेटा 2 ट्रीटमेंट होगा। एक तो मैंने स्टॉक को यहाँ 8,000 कम कर लिया, लॉस हो गया, लॉस साइड दिखा दिया। ये बेटा इनकम साइड या प्रॉफिट साइड है,
ये लॉस साइड या एक्सपेंस साइड है। तो मैंने एक्सपेंस दिखा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारा स्टॉक एक 20 का था, उसमें मैंने 8000 माइनस करके कितना दिखाया, 1 पर। आप कोशिश ये करिए कि जब यहाँ लिखिए उसी के साथ यहाँ लिखिए, तो छूटेगा नहीं, और छूटेगा नहीं तो गलती नहीं होगी। आप क्या करते हो, इसको बना लेते हो, फिर इसको बना लेते हो, फिर इसको बनाने पे आते हो। तो क्या होता है, जितने एडजस्टमेंट है बेटा उसमें से कोई एक भूल जाते हो तो फिर से पूरा क्वेश्चन शुरू करते हो, कहाँ गलती हुई ढूंढते हो। ये ढूंढने वाला काम आपका टाइम खराब करता है, आपके नंबर को कम कर देता है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको इसीलिए ऐसे सिखाया, अजय सर ने भी ऐसे ही सिखाया होगा कि पूरा अकाउंट खोलिए, सब एक साथ बनाइए, एक ट्रांजैक्शन उठाइए तो जहां जहां जाना चाहिए एक साथ लिखिए, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। जल्दी तो होगा ही बेटा, दूसरा कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, जल्दी ना हो, 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन सर दोबारा ना करना पड़े। अगर दोबारा करना पड़ा बेटा तो 10 मिनट पक्का और लेके जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने ट्रीटमेंट हैं उसके जहां जहां इफेक्ट जाने हैं उसको एक साथ लिखने की कोशिश करिए। देखिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तरीका यह, पहली चीज क्या, जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो सोचें इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। तुरंत ही दिमाग में सोचें कि इसको 2 जगह ले जाना है या 1 जगह ले जाना है। शॉर्टकट क्या है बेटा, एडजस्टमेंट के ऑलवेज 2 जगह इफेक्ट होते हैं। जब भी एडजस्टमेंट को उठाइए, जब भी पढ़िए, आपने फिक्स्ड एसेट्स को पढ़ा उसको दोनों जगह एक बार में लिखिए। आप एक जगह अभी लिखोगे, अगली बार लिखते समय भूल जाओगे कि इसको भी लिखना था, और आपका आंसर मिसमैच करेगा और फिर टाइम बहुत खराब होगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस डालो, अभी आपके पास टाइम है 2-3 महीने 4 महीने का, अभी से प्रैक्टिस डालो बेटा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और गलती नहीं होगी। हम जब पढ़ते थे तो हमें तो कोई ये सब बताने वाला था ही नहीं, तो हम लोगों के मार्क्स, बहुत मेहनत करते थे तब अच्छे मार्क्स आते थे 60-65, और अभी तो हमारे पढ़ाए बच्चे 90 मार्क्स लेके आ रहे हैं, आपके ही स्कूल के 90, 92, 95 अकाउंट्स में। तो आप भी ला सकते हो, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जो रूल्स रेगुलेशन बता रहे बेटा उसको फॉलो करो। क्या बोल रहे हो, कैसे 92 कैसे आ जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसे कैसे? हाँ, पिछली बारी बेटा आपके यहाँ की एक लड़की थी मेघा सक्सेना, उसके 90 मार्क्स आए थे। इस बार बेटा आपके यहाँ है सव्या, उसका भी 90 प्लस आएगा, 90 प्लस आएगा श्योर है। जिस हिसाब से वो मेहनत कर रही है, हम 2 क्वेश्चन कराते हैं तो अगला वो 3 कर लेती है, या पूछती है कि सर ये बताओ ये कैसे हुआ। ये चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए बेटा। सीखने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आपको जरूर आएगा। आपको सीखने की इच्छा नहीं, आपकी कॉपी करने की इच्छा है, दिक्कत ये है। तो बेटा आप हमसे 2 कदम आगे रहो। मैं एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन कराता रहा हूँ आप कोशिश करो कि आप उससे आगे रहो। आप बस 5 मिनट हमसे ले लो, वो 5 मिनट मैं सबको बेटा 1 घंटे ही तो पढ़ाता हूँ, 1 घंटे या 1.5 घंटे। तो अगर 20 बच्चे हो तो कितने मिनट देता हूँ, एक बच्चे को 3 मिनट 5 मिनट। और आप चाहो तो 2-3 क्वेश्चन करके आओ, आप मैं यहाँ बताता रहूँ, बता के खड़ा रहूँ, आप बुला लो, सर ये ट्रांजेक्शन जरा बता दो, नहीं समझ में आया, तो 5 मिनट केवल और केवल आपका होगा। और मैं चाहता हूँ बेटा कि मैं आपकी टेबल पे आके बताऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो आपकी अकेले की क्वेरी होगी और आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन आप लोग क्वेश्चन करके ही नहीं आते कि मैं आपको आके बता सकूँ। आपको खुद कोशिश करना चाहिए, आगे क्वेश्चन करके आइए। और बेटा जब कोई चीज़ आप फंसे रहते हो ना किसी कॉन्सेप्ट में, आप घर पे सब तरीके से सोच चुके, अरे यार ऐसे कर दें, तब भी नहीं आया, तो जब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट, तो आप कभी भूलोगे नहीं। क्यों? आप सब तरीके से सोच चुके थे। अब जब मैंने बताया वो आपके दिमाग में एकदम अंदर तक घुस जाएगा, भूलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं सोचा, मैं केवल बताते चल रहा हूँ, तो आपको कहानी की तरह लगेगा। हो सकता है आपको नींद भी आए, और आता है कभी कभी जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती या समझने का मन नहीं है तो नींद आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो अगर आप अंदर अंदर सोचोगे बेटा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको जरूर समझ में आएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी हिसाब से आपको सोचना है बेटा, जो मैंने रूल्स रेगुलेशन आपको बताए, याद रहेगा ना? क्या बेटा, आपको न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ते समय डिसाइड कर लेना है कहाँ कहाँ जाएगा। और एक लाइन और याद रखना है, एडजस्टमेंट के ऑलवेज 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2 जगह लिखा जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं।
सिमिलर क्वेश्चन है बेटा सारे, चाहे जो कर लो। हमने 22 किया, 23 हमको छोटा सा दिख रहा है, 24 भी छोटा सा ही है, तो हम थोड़ा बड़ा करने की चाह रहे हैं। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है बेटा, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24 PQR वाला क्वेश्चन है। शुरू करें। PQR कह रहा है बेटा, PQ तथा R 3:3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2017 को निम्न प्रकार था। लेनदार 6000, पूंजी PQR, रोकड़, देनदार, स्टॉक, मशीनरी, भवन। साझेदारों ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2017 से लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। यह तय हुआ कि रहतिये का मूल्यांकन 11,000 हो, मशीनरी पर हास 10% करें, भवन का दाम 20% से बढ़ाना। आपको कह रहा है बेटा आवश्यक जनरल एंट्री करें। तो बेटा सुनिए, आपको जब भी आवश्यक जनरल एंट्री करें इस चैप्टर में, तो आपको जो जो कहा है जनरल एंट्री ये तो होगा ही होगा। आपको ध्यान ये देना है कि अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया है या जनरल रिजर्व दिया है या लॉस दिया है, तो उसको भी बांटना है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो। क्योंकि बेटा रेशियो चेंज हो रहा है, जिस पार्टनर ने जिस रेशियो में कमाया है उस रेशियो में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप प्रॉफिट भी बांट दोगे, जनरल रिजर्व भी बांट, जब जनरल एंट्री करने को कहा है तब। ठीक। दूसरा एक चीज, सर जब जनरल एंट्री करेंगे उस पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो आप केवल जनरल एंट्री करके मत खत्म कर दीजिए, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस आया है उसको भी बांट दीजिए। तो एक एंट्री हमेशा याद रखना, एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी जनरल एंट्री में, जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांटने की भी। आपको मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, आपको जब भी हम टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना क्वेश्चन में कहा होता है आप उतना ही करके छोड़ देते हो और आपका एग्जाम में भी नंबर कट जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी जनरल एंट्री करने को कहे तो उसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री ऑलवेज होगी। किसका बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। बताइए, ऐसे ही करते बेटा ओरली, आप सबने तो किया ही है ये 24 कि कराऊं मैं? कराऊं? करा दूं? चलो देखो, ठीक है, कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो देख लो बेटा। आपको कुछ चीजें और याद रखना है बेटा एग्जाम में, आप मत लिखना, हम लिख ले रहे हैं फटाफट। सुनो बेटा, एग्जाम में आपको पूरा प्रोफार्मा बनाना है जनरल एंट्री का, शॉर्टकट नहीं लगाना बेटा। एक लाइन ही तो एक्स्ट्रा खींचनी है। आप ये वाला कॉलम नहीं खींचता मैं यहाँ पे जनरली, लेकिन आपको एग्जाम में खींचना है। कौन सा है कॉलम बेटा? लेजर। हम लिखेंगे बेटा क्या? बुक्स ऑफ फॉर्म। यहां बेटा क्या आएगा? सीरियल नंबर। क्यों? यहां डेट नहीं है। यहां पे आप सबको मालूम है क्या आता है? इसको तो सुन सुन के पक चुके हैं सर, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। चलिए बेटा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? क्या बेटा? रहतिया का मूल्यांकन 11,000 पे हो। देखिए रहतिया कितना है? 12,000, 1,000 से कम। मशीनरी पर 10% हास। तो बेटा ये दोनों क्या है? असेट्स है, दोनों कम करना है, कंबाइन एंट्री कर लीजिए। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, स्टॉक और 2, मशीनरी अकाउंट। बेटा बताइए स्टॉक कितने से कम करना है बेटा? 1,000, और मशीनरी पे 10% क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। बताइए मशीनरी कितने की थी? 15,900, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1,500। ये सब चीजें तो बेटा आई थिंक आप लोग अब कैलकुलेट करने लगे हो, बढ़िया बुद्धि काम करने लगी। ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? 10% कितना आएगा? ये तो फास्ट होने लगा। अब टोटल कितना बेटा? 2,590। ठीक है। बीइंग रिवैल्यूएशन मेड,
ठीक। एंट्री नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, भवन को कितने से बढ़ाना है? 20%। भवन 20,000 का है, 20,000 का 20%, बताइए कितना? 4,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा 4,000 रुपए, बीइंग रिवैल्यूएशन मेड। अब देखो बेटा, बिना अकाउंट बनाए आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो रिवैल्यूएशन का। सबसे पहले ये देखिए बेटा कि रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है। डेबिट मीन्स लॉस। पहले क्रेडिट सब जोड़ लीजिए, फिर डेबिट जोड़ लीजिए, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दीजिए। अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट, अगर निगेटिव में आ रहा है तो लॉस। तो देखिए आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट है बेटा 4,000 और रिवैल्यूएशन डेबिट है 2,590। इसका मतलब क्या हो गया, आपका 1,410 रुपए का क्या है बेटा, प्रॉफिट है। 1,410 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन पार्टनर है बेटा, PQR, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और क्यूज कैपिटल। कितना बेटा, 1,410। इसको बांटोगे तो कितना आएगा बेटा, बताओ जरा, बोलो। बांटा है बेटा, ₹528.75। और बेटा आ रहा है ₹352.50। ठीक। देखो बेटा, ये वाली एंट्री कभी आपको करने को नहीं बोलेगा, ये आपको ऑलवेज याद रखिए। जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्री करोगे तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। वो प्रॉफिट या लॉस बांटना ही बांटना है, भूलना नहीं है। ये आप बार बार भूल जाते हो, ठीक है। ये इसको हमेशा याद रखिए। चलिए, जिनको नोट करना नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े कर लीजिए। बताए बेटा, फंडामेंटल की, गुडविल की और रिकॉन्स्टिट्यूशन की। थियरी से तो नंबर आते हैं, थियरी भी आई 1.5 घंटे। अब बेटा वो तो डिपेंड करेगा उस समय कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे क्या, अब उस समय डिपेंड करेगा। वैसे 50 मार्क्स का आएगा। पनिशमेंट अगर पास मार्क का नहीं आया 50% मार्क्स 25, कम से कम 25, नहीं तो डंडे। आप हमें 25 दीजिए या तो हम आपको डंडे देंगे। हाँ, जितने नंबर कम आए 25 से जितने कम आए उतने डंडे, तो डंडे नहीं तो क्या। ऑनलाइन को बेटा आप देखो, हम डंडे मारेंगे तो कम मारेंगे, हम घर वालों को बताएंगे, घर वाले ज्यादा गालियां निकालेंगे। हाँ, नहीं बोलते। इसका मतलब बेटा तुम्हें बिगाड़ने वाले तुम्हारे घर वाले ही हैं। अगर घर वाले नहीं बोलते मतलब आपको बिगाड़ रहे हैं।
किसके किसके घर वाले हैं मेरी शिकायत से सबसे ज़्यादा गुस्सा होते हैं आपके ऊपर? तुम्हारे तो अभी तक नहीं की बेटा। मेरा रिकॉर्ड रहा है 4 साल तक 12th को पढ़ाया हूँ और जनवरी फरवरी में लगभग 80% बच्चों के घर गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे ही कुछ दुश्मन है, जब एक के घर पहुंच जाते हैं तो दूसरा कहता है सर इसका घर यहाँ है। सर इसका भी घर इसी के बगल है। तो उस दिन फिर बिना खाए पिए निकलते हैं, आप लोग यहाँ खाते पीते आते हैं। हम आपके यहाँ खाते हैं, फिर घर वाले आपको खिलाते हैं। चलो आ जाओ। हाँ अभी बोर्ड आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके पहले नहीं होगा ना। नहीं, सिलेबस कुछ कम किया ना, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा। और अगर आगे बढ़ाएंगे बेटा तो अगला सेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोई सवाल नहीं है आगे बढ़ाने का, मार्च में ही होगा, डन है। आप बाकी इको मैं शुरू करने वाला बेटा, जल्दी करूँगा। इको नहीं लिया है? ठीक है, इको जिसको पढ़ना है पढ़ाएंगे हम बेटा, वो तो पढ़ो। बिजनेस भी पढ़ने वाली चीज है। हाँ? चलो देखेंगे, हो सकता है फिर हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा देंगे एक ही सेम फीस में। चलो ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर जरा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करें? बातें नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करें? आप सबसे पूछेंगे बेटा क्या करना है, आपको बताना है। क्या कर रहे हो बेटा? आप पेपर बांट रहे हो क्या? ऐसे बांटोगे दोबारा वापस नहीं मिलेगा। हाँ तभी तो नहीं लाए बेटा, दूसरे की होती तो लेके आते। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शुरू करें बेटा। आर एस तथा टी एक फर्म के साझेदार थे, 1:2:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31/3/2015 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। देयताएं, संपत्तियां। देयताएं बेटा लेनदार, देय बिल, सामान्य संचय, पूंजी। भूमि, भवन, प्लांट, स्टॉक, देनदार, बैंक। 1/4/2015 को आर एस तथा टी ने लाभ बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। इसके लिए समझौता हुआ कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 पे किया जाए। चलो बताओ बेटा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? चलो सरस्वती बताओ आप, फर्स्ट टेबल फर्स्ट स्टूडेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सब लोग अपना अपना सोचिए बेटा, बातें नहीं करेंगे आप। गुडविल का ट्रीटमेंट करा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 पे किया गया। आप इसका अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करोगे? आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण बनाना है। बताइए क्या करेंगे? चलो मुस्कान बताओ बेटा आप। जो डिफरेंस आएगा उससे एंट्री कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। करेक्ट, 100% गुड। नेक्स्ट बेटा, भूमि का मूल्यांकन 80,000 पर किया जाए। देखो बेटा भूमि कितने की है? 50 है। 80,000 का किया गया। बताओ बेटा आप रेखा क्या एंट्री की जाएगी? एंट्री बोलिए, एंट्री जनरल एंट्री। लैंड अकाउंट, बिल्डिंग नहीं है ना,
लैंड है बेटा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। बताइए इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? इसका बैलेंस शीट में और जनरल एंट्री से कहाँ जाएगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा बेटा, किधर? रीवैल्यूएशन में किधर जाएगा? डेबिट और क्रेडिट, 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 ठीक है। और बैलेंस शीट में बेटा प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा बेटा, क्योंकि 50,000 था, 80,000 पे मूल्यांकन किया गया, 30,000 जोड़ेंगे, 80,000 नहीं जोड़ेंगे, 30,000। चलिए नेक्स्ट, भवन पर 6% हास लगाया जाएगा। बोलो, चलो संजना एंट्री बोलो बेटा। बेटा 6% भवन पर डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू कम की जाएगी। एंट्री बोलिए, फिगर नहीं, अमाउंट नहीं, अमाउंट तो निकाल लेंगे, फिगर बताइए, एंट्री बताइए। चलो सबा बोलो। बोलो एंट्री बोलो। अच्छा आप लोग बताइए, कितने लोगों को बेटा जनरल एंट्री में थोड़ी दिक्कत होती है सोचने में? जनरल एंट्री में सोचने में दिक्कत होती है आप लोगों को भी? आपको बेटा दिक्कत होती है? कल आप लोग 8 बजे आ जाना, कुछ और बच्चों को मैंने 11th वालों को बुलाया है। जनरल एंट्री जो नहीं कर पाते, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये कल सिखाएंगे, ठीक है। तो कल 8 बजे आ जाना, जिसको भी दिक्कत है मॉडर्न मेथड से, क्योंकि बेटा हम लोग बताते हैं एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। आप लोग जहाँ भी पढ़े होगे मॉडर्न मेथड से नहीं, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ पढ़ाया होगा आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। अच्छा पढ़े थे, ऐसे ही पढ़ाया था उन्होंने, इतना बकवास किया ना, जनरल एंट्री में नहीं आई, ऐसे पढ़ाते थे जैसे कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं उससे 11th में कोचिंग नहीं किया था? नहीं सर कोचिंग, और मैम तो ऐसे कहती है अपने आप में पढ़ती थी। बेटा वो पास तो हो जाते हो, गुरु नानक में फेल कोई नहीं होता, लेकिन बेस बड़ा कमजोर हो जाता है। जनरल एंट्री का जिसको बेस नहीं आता वो, एक ही टीचर है ना, क्या करे, वो ऐसे ही पढ़ाती हैं अभी अपने आप में। चलो कोई नहीं, कल आप दोनों आ जाना, आप दोनों भी, ठीक है बेटा 8 बजे आ जाना, हम थोड़ा समझाएंगे आप लोगों को। एक दिन में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। एक दिन में 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे, 8 से 9:30, 8 से 10, 10:30 तक। 10:30 तुम क्या करने आए हो? तुम तो यहीं पढ़े हो, जब तुमको 1 साल में नहीं समझ में आया तो कहाँ से? हाँ? क्यों, तुम तो पढ़ चुके हो। 11th में तुम यहाँ नहीं पढ़े थे? सर ठीक है सर, तुम हम पढ़े आएंगे फिर 8 बजे। तुम तो पढ़े हो बेटा, क्यों आओगे? ये नहीं पढ़ी ना मैं। तुम नहीं पढ़े सर थे? मैं नहीं पढ़ी। चलो जिनको भी दिक्कत है बेटा 8 बजे आ जाना, शांति से पीछे आराम से बैठना। आपसे सारे धीम बच्चे होंगे, कमजोर बच्चे होंगे, क्योंकि वो तो अभी 11th में गए हैं, तो सिखाएंगे, आप सब सीख जाओगे, ठीक है। कौन से स्कूल का? इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं, जनता के ही हैं। तो बेटा आ जाना, कल की क्लास मत मिस करना, जिसको भी जनरल एंट्री में दिक्कत है, ठीक है, पक्का आ जाना, समझ में आ जाएगा। अब हम जनरल एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? बेटा ये जो नहीं बता पा रहे हो एंट्री, वो सब बताना शुरू कर दोगे। जो अभी नहीं बता पाए ना, उसको बताना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए बेटा, चलो जरा आप बताओ, नेहा एंट्री बताओ। 6% डिप्रिसिएशन लगाया गया बेटा इस पे बिल्डिंग, बिल्डिंग, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। करेक्ट एंट्री है बेटा। बिल्डिंग असेट्स है, असेट्स कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए टू बिल्डिंग होगा, टू बिल्डिंग होगा तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन, ठीक। चलिए आगे बताइए बेटा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड लिखेंगे, ओके, और क्या था उसमें से क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में उसमें से बिल्डिंग है ना, हाँ। उसमें से माइनस। माइनस, ठीक, गुड। 6,000 के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। चलो बताओ बेटा शीतल, 6,000 का दावा लेनदार प्रस्तुत नहीं करेंगे, एंट्री बताइए, इफेक्ट बताइए। ठीक, करेक्ट, बताइए कहाँ क्या जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस, ओके। दूसरा इफेक्ट
क्या करेंगे? प्लस या माइनस, डेबिट प्रॉफिट या लॉस, टू या बाई? चलो राधा आप बताओ बेटा, बताओ आप इसका इफेक्ट बताइए। लेनदार 6000 पैसा लेने को नहीं लेंगे, 6000 के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, बताइए क्या एंट्री होगी और इफेक्ट क्या होगा? नहीं, पहले एंट्री क्या होगी ये बताइए, जनरल एंट्री क्या होगी? गुड, आगे इफेक्ट बताइए। रीवैल्यूएशन में, ठीक। और से लायबिलिटी क्रेडिट से माइनस कर दिया, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर से माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे बेटा सोचोगे तो ऑलवेज सही होगा, ठीक है। चलिए आगे, बस इतना ही करना था बेटा, इतने से करोगे। अच्छा, इसमें जरा देख के बताइए बेटा, अगर जनरल एंट्री करने को कहा होता, वैसे कहा नहीं है, तो कौन कौन और एंट्री होगी? ये मैंने एंट्री कुछ डिस्कस की, और इसके अलावा और क्या क्या एंट्री होगी, क्वेश्चन देख के बताइए। जनरल रिजर्व को बांटेंगे। वेरी गुड, किस रेशियो में बांटेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को बांट देंगे। आगे प्रॉफिट भी है बेटा, कहाँ है प्रॉफिट? हाँ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दें। तो ये देखो बेटा, दो को हेड, जो जनरल एंट्री है हिडन एंट्री है, इसके लिए आपसे कहा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसे बांट देंगे, और रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे भी बांट देंगे। क्लियर? तो ये दो एंट्री बेटा ऑलवेज आपको करना है जब भी जनरल एंट्री बोलेगा, याद रखना। यही आपका नंबर कटता है, ये कमियां हैं। आपको जो जो बोलता है वही वही करके आप आ जाते हो, सोचते हो 5 क्वेश्चन 5 मार्क का था और पूरे मार्क्स आएंगे, और एक्चुअली आपको 3 मार्क्स ही आते हैं। क्यों? 5 एंट्री थी, 3 करके आए, 2 छोड़ दिए, यहाँ मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको कितना करना है बेटा, ये ऑलवेज जब भी जनरल एंट्री कहे पार्टनरशिप में, तो आप याद रखना कि छुपी हुई 2 या 3 एंट्री हो सकती है। जैसे एक एंट्री छुपी हुई क्या है बेटा, गुडविल वाली, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे, फिर गुडविल की एंट्री करोगे, जिसमें जो प्लस माइनस आएगा, जिसका डेबिट या क्रेडिट आएगा उससे एंट्री करोगे। चलिए ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन छूट गया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। 31 मार्च 2015 को VN तथा K जो लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते थे का चिट्ठा निम्न प्रकार है। लेनदार है बेटा, पूंजी है, रोकड़, स्टॉक, मशीनरी, भवन। साझेदारों ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2015 से लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तय हुआ स्टॉक का मूल्यांकन 1,30,000 हो। चलो चावला बताओ बेटा क्या करेंगे? स्टॉक का मूल्यांकन 1,30,000 हो। सब लोग अपना अपना सोचो बेटा, हम आपसे ना पूछ पाए कोई बात नहीं, आपको सोचना है। बोलो, स्टॉक का मूल्यांकन 1,30,000 हो। बोलो मत बेटा, करने दो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बताइए इफेक्ट बताइए बेटा। रिवैल्यूएशन में 2 स्टॉक में जाएगा और बैलेंस शीट में स्टॉक को कम मिलेगा। वेरी गुड, गुड। मशीनरी पर 10% का हास लगाएंगे, बताओ बेटा आप। एंट्री हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, गुड, और रिवैल्यूएशन में मशीनरी टू मशीनरी करके होगा। Very और good. बैलेंस शीट में डेब लगाएंगे तो मशीनरी का अमाउंट कम करेंगे। गुड, ठीक, 100% करेक्ट। भवन का दाम 25% बढ़ाना है। चलो मधु आप बताओ बेटा, बताओ। भवन को बेटा 25% से बढ़ाना है। चलो सागर आप बताओ बेटा।
अभी तक देख रहा था अब मैं पूछा तो क्वेश्चन पढ़ रहा। आप लोगों को इतनी बार हम बेटा बुला देते कि आपके घर वाले भी इतनी बार बेटा नहीं बुलाते होंगे, है ना? चलो बोलो। चलो उर्मिला आप बताओ बेटा। चलिए इफेक्ट बताइए बेटा। गुड, करेक्ट एंट्री है। इफेक्ट बेटा कहाँ कहाँ जाएगा? बाय बिल्डिंग, ओके ठीक है। उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो गलत बता के? क्रेडिट साइड मतलब बेटा, हाँ ठीक है। असेट साइड क्या करेंगे, प्लस या माइनस? बिल्डिंग में प्लस करेंगे या माइनस? प्लस, वेरी गुड, गुड। चलो जरा देख के बताइए बेटा, इसमें कौन कौन सी छुपी हुई एंट्री हैं जिन्हें करना है, बताइए। क्या कर रहे हो? कोई छुपी हुई एंट्री है जिसे करना है? चलो आप बताना बेटा, बगल में। आपका नाम क्या है बेटा? वंदना, हाँ बोलो बेटा। चलो निशा आप बताओ, बोलो बताओ। कोई छुपी हुई एंट्री है जिसे करना है कि कुछ नहीं करना? पता नहीं चल रहा है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लाइंस बोली थी, नहीं ध्यान दिया? क्यों? नहीं ध्यान तो अभी बताऊंगा तो कहोगे हाँ सर याद आ रहा है। चलो बताओ बेटा, पीछे आप। हीरो ऑफ द क्लास। जीरो हो गए यार तुम तो। हीरो से सीधा जीरो, अर्श से फर्श। चलो आप बताओ नेहा। हाँ, जो भी वैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांटेंगे। उसको बांटेंगे। करेक्ट बोलती है तो आता भी है ना? चलो अच्छी बात है बेटा, अच्छा लगा आपने सारे आंसर दिए। इसमें बेटा कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो, कुछ को ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ बुरे हो, सभी अच्छे हो, लेकिन कुछ काफ़ी अच्छे हो। अगर आप सही दिशा में जाओगे बेटा, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, कुछ ना कुछ जीवन में कर जाओगे। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आप लोग दे रहे हो वो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं दे पाते बीकॉम करने के बाद। हाँ जी, आप 12th लेवल पे अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ग्रैप्स कर रहे हो और आंसर दे पा रहे हो, उसका देखो क्वेश्चन को कर पाना बेटा अलग चीज़ है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उसके इफेक्ट को जानना वो अलग चीज़ है। जब आप इफेक्ट को जानते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए लॉजिक सीखनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए। रटता तो तोता भी है, जो उसको रटा दो, जो बोलना सिखा दो बोल जाएगा, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको लॉजिक सीखना है। सर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर आप ये चीज़ पकड़ के चल रहे हो तो जीवन में हमेशा आगे जाओगे, कभी भी रट्टा नहीं मारने का। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे लॉजिक समझने का, क्यों हो रहा है। मैं अक्सर आपको लॉजिक ही बोलता हूँ बेटा, बोलता हूँ कि नहीं कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, वो इसलिए अगर आप पकड़ लोगे तो आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा, सिमिलर पॉइंट आएगा तो आप कर जाओगे। लेकिन अगर रटे रहोगे तो जैसे ही लाइन से थोड़ा क्वेश्चन हटेगा आप फंस जाओगे। इसलिए रटिए मत, हर क्वेश्चन के हर पॉइंट पे लॉजिक होती है, हर चीज़ लॉजिक पे चलता है। जैसे मैं आपको गुडविल को कहता हूँ एक बार ओल्ड में बांटिए एक बार न्यू में, आंसर आ जाएगा। मैं चाहूँ तो यहीं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं आपको समझाता हूँ, देखो बेटा पहले ये प्रॉफिट मिलता, अब ये प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान इसको, फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होगा कि नुकसान। अगर प्रॉफिट होगा तो इससे अभी ले लो और बाद में इसको मिलेगा, तो ये भी रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं इतना ही बता दूं ओल्ड माइनस न्यू कर दो, जो आए आंसर कर दो, कर दोगे, रटना सीख जाओगे। लेकिन उसका पीछे लॉजिक नहीं समझो, क्यों कर रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर लॉजिक आ गई तो आप भूलोगे नहीं। वैसे तो आप कर ही सकते हो, मैं बता दिया, आप हमेशा करते रहो, लेकिन उससे बेटा आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा, उससे केवल आप रटोगे पॉइंट्स। तो आप ऐसे जब भी कोई नया पॉइंट आए तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार सोचिए,
अगर एक बार अच्छे से दिमाग में बैठ गया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। हाल में जो पॉइंट आएगा तो आपको याद आ जाएगा सर ये करना है, और केवल करना नहीं है, ये क्यों करना है वो भी आप समझोगे और तभी आगे किसी को बता पाओगे। हम लोग बेटा जब इंटर में थे आपके जैसे, इवन बीकॉम में जितना आपको आ रहा है उतना हमें नहीं आता था। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सच है ये, छुपा नहीं रहा हूँ। बीआरएस चैप्टर जो आप लोग हाथों पे कर ले जाते थे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो बच्चे यहाँ पढ़े होंगे हाथों पे निकालते थे, कैश बुक पासबुक ऐसे ना, वो बेटा 11th का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। जो यहाँ नहीं पढ़े होंगे वो हमेशा कंफ्यूज होते होंगे कब प्लस करें कब माइनस। बोलो याद है क्या? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पढ़ा है उसको याद होगा कि सर कभी गलती नहीं होगी। जो आपने रूल स्टैचू वाला रूल बताया था मैंने या अजय सर ने, जिसने भी, तो स्टैचू गेम वाले रूल से आप कभी भूलोगे नहीं, और उसमें बेटा उससे आप बहुत आसानी से सीख जाओ। हम लोग जब इंटर में थे बेटा, एक्चुअली इवन हमारे हाई स्कूल में ही था, हम 9 से कॉमर्स थे, तो हम लोग यहाँ 9 से यूपी में पहले कॉमर्स हुआ करता था, तो 9 से ही कॉमर्स लिया था, 9th में ही बीआरएस था। और टीचर हमको बड़ी सी लिस्ट दे देता था, इस केस में ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे। हम लोग दिन भर रट्टा लगाते थे और शाम तक भूल जाते थे। लेकिन आप लोग याद करो, कोई भी रट्टा लगवाया था क्या कि प्लस करना है माइनस? तो बेटा रटने से काम नहीं चलता। हम लोग तो जब बीकॉम में आए, उसके बाद बीकॉम करने के बाद जब सीए ज्वाइन किया, सीए में जब गए प्रैक्टिकली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने को मिला, बड़ा बड़ा खर्रा मिला, 10-10 पेज का बैंक का स्टेटमेंट। और फिर खर्रा मतलब बेटा स्टेटमेंट, मतलब 20-20 50-50 पेज का, इतना मोटा मिलता था, उसको बैठ के मिलाते थे। तब दिमाग खुला, अरे यार इसको इसलिए प्लस करते हैं इसलिए माइनस करते हैं, और वो चीज़ अब आपको हम प्रैक्टिकली बताते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है। अगर अदरवाइज आपके बुक में तो सारी चीज़ें दिया हुआ है जो मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग लॉजिक सीखिए और जीवन में कुछ आगे करने की कोशिश करिए। आगे आप लोगों का कोई ऑब्जेक्टिव है, आगे क्या करना है? बोलो। आज तो क्लास ऐसे ही चल रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड। बोलो बेटा, किस किस ने सोचा है आगे कुछ करना है और क्या करना है? हाँ बोलो। आर्मी में जाना, ओके ठीक है बेटा, जहाँ भी जाना हो आपका ऑब्जेक्टिव तय है, अच्छी बात है। चलो आगे आप बताओ बेटा, आपके पापा डेंटिस्ट हैं? हाँ जी, हाँ किसके डेंटिस्ट हैं? कोई एक बच्चा था जिसके डेंटिस्ट है, वो नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, बताओ क्या है उद्देश्य, क्या करना है? कुछ नहीं सोचा बेटा, क्या बोलो? बैंकिंग की तैयारी, ओके ठीक है। आप बेटा? राधा। सर मेरा नाम राधिका है। अच्छा राधिका, राधा एक्चुअली मॉर्निंग में आती है, राधिका, ओके। सर सोचा है। क्या सोचा है बेटा? बोलो। सर पुलिस का। पुलिस की तैयारी, ठीक है, ओके। आप बेटा? संजना। पुलिस, ओके। आप? बैंकिंग, ओके। आप बेटा? हाँ CS, ओके गुड। आप? बैंकिंग। सागर? सर सब आके मुझ में मिलेंगे, मैं हूँ सागर। मेरे को कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। चलो आप? बैंकिंग, ओके। नेहा? बोलो। नेहा, सारिका नहीं। बोलो बेटा। सर अभी सोचा नहीं। अगर बेटा आप लोग गर्ल्स विशेष करके आप नहीं सोचोगे तो आपके घर वाले सोचना शुरू कर देंगे। मतलब समझ गए होगे, मतलब समझ गए ना? तो इसलिए आप सोचिए, कुछ बनिए, नहीं तो आपके घर वाले सोचेंगे और फिर लाइफ खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलो। और रीना, सॉरी रीना नहीं, क्या नाम बेटा? सारिका। रीना और कंचन नहीं आए, बोलो। सर CA, ओके गुड। आप बेटा? CA, ओके। कुछ भी नहीं, कुछ तो सोचो। चलो नेहा। निशा, क्या हो रहा है यार? हाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कंचन बोलते हो। एक्चुअली बेटा आपका नंबर आई थिंक कंचन के नाम से सेव हो गया क्या? कंचन जो पीछे आती है बैठती है, आई थिंक ऐसा। बाद में सारी करने से किया होगा शायद। हाँ बोलो बेटा। कुछ भी नहीं? तो एक HR में अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है। तो
तो इतनी तो पल्ले पड़ रही है बेटा। अरे आती सर ये फालतू की चलो आप बताओ। मैं सीए। CA, ओके ठीक। आप बेटा मधु? सर मैं रेलवे में। रेलवे, ओके ठीक। तो ऐसे मुंह क्यों बिचकार बेटा, जोश से कहो रेलवे में जाएंगे, ड्राइवर बनेंगे, रेलवे चलाएंगे सर, आप बैठ के आना जाना। कॉन्फिडेंट देखो बेटा, जो भी करने की आपने सोचे हो उसको रिस्पेक्ट दो, उसके सामने मुंह मत बिचकाओ, तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं। जो भी आपने सोचा है उसको रिस्पेक्ट दो, गट से कहो मुझे ये करना है, छुपाओ मत, डरो मत, उसको ठानो और करो। आप बेटा उर्मिला? बैंकिंग। वंदना? कुछ भी नहीं। चलो मैक्सिमम बच्चे बेटा बैंक के लिए बोले, तो बैंक के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता दूं आपको। बेटा आप जो कॉमर्स पढ़े हो, इसका बैंकिंग की तैयारी करने में ये कॉमर्स आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। हाँ, एक बार आप बैंकिंग में चले जाओगे तो आपने जो कुछ पढ़ा है ये सब आपको काम आएगा। लेकिन बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपने जो अकाउंट्स पढ़ा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा, अकाउंट्स तो बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमिक्स के थोड़े करंट उसमें जीके में थोड़े से कुछ 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज आपने जो अभी तक पढ़ा है वो कहीं काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब एक बार आप बैंक में चले जाओगे, कुछ बन जाओगे, कैशियर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, तब आपको ये सब यही मिलेगा ही मिलेगा, अकाउंट्स ही मिलेगा। लेकिन उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये सब कुछ नहीं कराते। वहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए, जीके चाहिए, ये 3 चीज़ चाहिए। इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की। अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है बेटा, बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हो, तो इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए। उसमें काफ़ी अच्छा टफ इंटरव्यू होता है, मतलब इतना भी टफ नहीं होता कि नहीं हो पाएगा, तैयारी करोगे तो बिल्कुल होगा। लेकिन उस हिसाब से आप फिर अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। इंटर के बाद आप कहीं अच्छे से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो इंटर कायदे से मेहनत करिए क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। उसके बाद आप तैयारी में जुटिए, लेकिन साथ साथ आप बीकॉम भी करिएगा, क्योंकि बेटा तैयारी का बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि 100% हो ही जाएगा। अगर मान लो 1% नहीं हुआ तो कम से कम बीकॉम तो होता रहेगा। बीकॉम ऐसे परमानेंट मत करना कि रोज़ कॉलेज जाओ आओ, तब आपका टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप बैंकिंग की तैयारी करते रहो, कॉलेज कभी कभी चले जाया करो, असाइनमेंट जमा कर दिया करो। इवन अब तो सेमेस्टर वाला काम ख़त्म हो गया है, तो असाइनमेंट का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसके साथ साथ कुछ ना कुछ और कोर्स करते रहना, बीकॉम करते रहना। जो लोग सीए या सीएस सीखे सोचे हो बेटा करने को, वो भी ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन बेटा वो बहुत अच्छी मेहनत भी लेती है, इजी नहीं है। सीए वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है अकाउंटिंग का, वर्ल्ड का बेटा, भारत की नहीं बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है। 100 बच्चे में से 1 बच्चा बन पाता है सीए, 100 में से 1 हो सकता है, वो एक हम ही हैं। ऐसे सोचो ना, क्यों ऐसे निगेटिव मत सोचो बेटा। लेकिन मैं आपको प्रिपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप उस हिसाब से मेहनत करिए। अगर आपको बनना है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने जो सोचा बेटा अपनी मर्जी से करिए, लेकिन अपनी मर्जी चलाने से पहले एक बार उसके बारे में खूब अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। ऐसा नहीं मेरा ये मन कर रहा है मैं करूँगा, नहीं, उसके बारे में यूट्यूब है, आजकल सबके पास मोबाइल है, डेटा है, आप यूट्यूब पे और कहीं गूगल पे सर्च करिए, उसके बारे में जानिए, समझिए, फिर वो डिसाइड करिए। देखिए आपकी उसमें रुचि है नहीं है, कैसा काम है कैसा नहीं है। वैसे अगर मैं ये कहूँगा, अगर गर्ल्स हो आप, तो गर्ल्स के लिए बेटा सीएस प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है। सीएस गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा, मेहनत भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। अगर 4 साल आपने अपने जीवन के दे दिए तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे। बहुत अच्छा प्रोफेशन है और गर्ल्स के लिए बहुत पैसा है और बहुत अच्छा रुतबा भी है। कंपनी में आप मेन हेड होगे अकाउंट्स के और लॉ के। कौन बेटा? रिया, ज्योति या रिया? पता नहीं, रिया वर्मा वाली। नहीं रिया वर्मा तभी तो। अच्छा ना, चलो जो भी हो बेटा, रिया या प्रिया? हाँ, हमारे यहाँ से बेटा 7-8 बच्चे क्वालिफाई किए हैं सीएस। सीए में अभी तक कोई नहीं किया क्योंकि कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया। 2-3 लोग रजिस्ट्रेशन कराए
लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन करते गए, देने की हिम्मत नहीं हुई। अभी दिसंबर में हो सकता है 2-3 बच्चे थे, लेकिन 8 से 10 बच्चों को मैंने CS में क्वालिफाई कराया, एंट्रेंस लेवल। जो CS का एंट्रेंस लेवल होता है हमने क्वालिफाई कराया है, पढ़ाया है और बच्चे पास हुए हैं। तो आप जो चाहे सोच रहे हो बेटा उसको कर लो, लेकिन उसके लिए मेहनत करो। CS थोड़ा ईजी है CA की अपेक्षा, काफ़ी ईजी है, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेटा लड़कियां थोड़ा सा कोई चीज़ को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन हो या क्लाइंट के सामने कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, समझाना हो, और बाहरी दुनिया से मतलब उनका नहीं रहता, इसलिए CS गर्ल्स के लिए अच्छा होता है। दुनियादारी से मतलब नहीं, अपनी कंपनी से मतलब है। अपनी कंपनी में जो आएगा उसको चीज़ें बताएंगे, उसको सिखाएंगे और अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप कराएंगे। लेकिन अगर आप CA कर रहे हो तो बेटा आपको बार बार बाहर जाना पड़ेगा, बाहर पब्लिक से ही आपका काम रहेगा। आप अपनी ऑफिस खोलोगे तब भी, आप प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे तब भी। तो ये सब चीज़ें गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पब्लिक डीलिंग का काम। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि गर्ल्स के लिए CS बेटर होता है। लेकिन अगर आपकी करने की हिम्मत है, मेहनत करने की इच्छा है और जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा है, तब CS या CA में आइएगा। ऐसे नहीं कि सर आप अच्छा बता रहे हो तो हम तो CS ही करेंगे या CA करेंगे। अगर दिल में कुछ इच्छा है, कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो आप आइए। CA CS या जो भी करना हो बेटा। बैंकिंग में भी आपको जाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाती। और यहाँ तो तैयारी का बिल्कुल स्कोप ही नहीं है, यहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है जो मुझे दिखता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे बेटा, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, वहाँ देखोगे तो आपके जैसे बच्चे लाखों बच्चे हैं जो रूम लेके पढ़ाई ही करते हैं, कोचिंग ही करते हैं। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेज कहीं से ले लेना बैंक PO की। और अगर CA CS करते हो तो उसकी भी सारी क्लासेज अवेलेबल है हर जगह, ऑनलाइन क्लासेज। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो आप कर सकते हो। लेकिन बेटा प्लीज़ आप लोग कुछ सोचिए अपने जीवन के बारे में। जीवन ऐसे नहीं चलेगा। आज के 4-5 साल बाद आपके माँ बाप आपको ठोकर मार देंगे, या तो गर्ल्स की शादी कर देंगे, बॉयज़ की भी शादी करेंगे, ऐसा नहीं है। गर्ल्स की भी शादी ही हो जाएगी और बॉयज़ आपके भी अगर बेटा कुछ नहीं करोगे तो शादी ही हो जाएगी, और शादी के बाद कोई ग्रोथ होती नहीं। क्या कह रहा है बेटा? हाँ सही बात है, इसीलिए तो हम पुलिस वाली तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो बेटा आप लोग कुछ न कुछ प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। ये सोच के ही कोरोना के बीच में आपको यहाँ भेजा है कि जाओ बेटा पढ़ो। तो आप लोग भी कुछ न कुछ सोचिए, कुछ करिए, कुछ भी जो भी आपको करना हो। लेकिन बेटा ऐसे फिक्स होके बैठिए मत कि अरे यार इंटर हो जाएगा तब सोचेंगे। तब सोचोगे बेटा तो जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या वो भेड़ चाल हो जाएगी, जहाँ सब जा रहे होंगे वहीं आप भी चले जाओगे। लोग BCom करने जा रहे हैं, आप भी BCom कर लोगे। लोग BCom करके निकलेंगे, आप भी निकल जाओगे। फिर ढूंढोगे लोग क्या कर रहे हैं। और बेटा जहाँ भीड़ जाती है वहाँ कुछ मिलता नहीं, जहाँ लोग अकेले जाते हैं, अपने दम पे कुछ करते हैं, वहीं कुछ मिलता है। तो आप लोग सोचिए, डिसाइड करिए, कुछ करिए। लाइफ में कुछ कर पाओगे बेटा तो खुश रहोगे और अपने आप को भी सम्मान से देख पाओगे कि मैंने कुछ किया जीवन में। अदरवाइज तो आप लाइफ को नहीं चलाओगे तो लाइफ आपको चलाएगी। फिर जो भी सिचुएशन आएगी उसके साथ हैंडल करोगे आप। लेकिन बेटा वो आपकी अंदर से इच्छा नहीं होगी, आपने जो बनने का सोचा वो नहीं बन पाया, तो इसका मतलब लाइफ को आप नहीं चला रहे हो, लाइफ आपको चला रही है। तो इसलिए अभी सोचिए, आप अभी कितने 17 साल के हो आप लोग, कोई 16, कोई 17, कोई 18। आप बेटा अगर अभी सोचना शुरू कर दोगे तो 22 से 23 साल में आप कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंच जाओगे, कुछ बन जाओगे, श्योर है। हमारे कितने फ्रेंड हैं बेटा जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमने कभी तैयारी ही नहीं की सरकारी जॉब, CA में ही भिड़े रहे। तो जिन्होंने सोचा उनका हो गया, वो कहीं ना कहीं लगे ना। लेकिन वो लोग कब सोच लिए थे बेटा? इंटर के बाद ही। इलाहाबाद में जाते थे हम लोग, इलाहाबाद से पढ़ रहे थे हम और अजय सर। तो इलाहाबाद बेटा इंटर करने के बाद हम लोग BCom में गए थे। तो वहाँ जाके बेटा सारे बच्चे BCom तो करते ही करते थे, साथ में साथ कुछ न कुछ प्रिपरेशन करते थे। और BCom करने के बाद कोई MBA कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू, कोई CA CS में आ गया। मतलब BCom करने के लिए बच्चे इलाहाबाद जाते थे घर से दूर, और BCom करने के बाद वहीं सेटल हो जाते थे, कुछ न कुछ और करना शुरू कर देते थे। और फिर भगवान की दया से वहीं कहीं आसपास जॉब भी मिल जाती थी, तो वहीं
घर द्वार ज़मीन लेके घर बनवा लिया, वहीं रहने लगे बहुत सारा। लेकिन यहाँ तो ऐसा एरिया ही नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, आपको ज़्यादा सोचना है, क्योंकि आपके पास ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ तो नौकरी का माहौल है, चल भाई उठ सिटकुल चल, यही तो है। तो बेटा सिटकुल में आपका पसीना खून निकाल लिया जाता है, खूब मेहनत कराएंगे, पैसा वही 10 से 12 हज़ार, बहुत उड़ के देंगे तो 20 हज़ार, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। हाँ ज़्यादा देते हैं, और बेटा उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। लेबर की तरह आप भले जाके लोगों को मैं सिटकुल में काम कर रहा हूँ, लेकिन लोग जानते हैं आप जाके वहाँ क्या कर रहे हो, आप भी जान रहे हो वहाँ जाके क्या कर रहे हो। वैसा कितने दिन कर पाओगे? जब तक आपके शरीर में एनर्जी है तभी तक तो कर पाओगे, आगे 10 साल 20 साल तक ही कर पाओगे, लेकिन जियोगे तो आगे 60 साल तक ना बेटा, तो आगे का क्या। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए लाइफ के बारे में। ऐसा मत समझो कि मैं बहुत उबा रहा हूँ, आपको बात के रखा हूँ, ये आपके फ्यूचर के लिए है बेटा, कोई बताता नहीं। हम भी क्या करें, पढ़ाएं और चलें, चलो बेटा फीस दो जाओ घर, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हमारा आपसे लगाव है, जुड़ाव है। अगर आप हमारे कहने से कहीं कुछ बन जाओगे तो कभी न कभी तो आके मिलोगे, सोचोगे, या नहीं मिलोगे तो कभी तो कहोगे हमारे कोई सर थे, उन्होंने हमको बताया था, एक बार मुझे जगाया था हिला हिला के, बेटा कुछ करो, और हम जग गए थे। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो प्लीज़ कुछ सोचिए बेटा, केवल इंटर के बारे में मत सोचिए, इंटर तो हो ही जाएगा, आप कुछ सोचोगे तो इंटर अच्छे से होगा, आगे भी अच्छे से कुछ न कुछ होगा। चलिए आज के लिए बहुत सारा हो गया बेटा, कल आपकी छुट्टी है और परसों आपका टेस्ट है, ठीक है। आपको टेस्ट की अलग कॉपी लेके आना है। नहीं मोटी नहीं बेटा, 20 से 25 रुपए वाली ले लीजिए, 10-12 टेस्ट होंगे आपके। अरे अभी एक होंगे, फिर ऐसे ऑनवर्ड आपका एग्जाम होते होते कम से कम 10 से 12 टेस्ट मैं लूँगा। आपको अकाउंट्स में मास्टर बनाना है। नहीं लेकिन बेटा अगर आप सीए करना चाह रहे हो या सीएस, तो बेटा इसके साथ बीकॉम डाल दोगे तो नुकसान क्या है। हाँ सीएस या सीए बेटा करस्पॉन्डेंस कोर्स है, वो रेगुलर कोर्स नहीं है, तो आपको कहीं स्कूल कॉलेज नहीं ज्वाइन करना, तो आप एक रेगुलर कोर्स भी कर लीजिए, फ़ायदा करेगा। जब आप सीएस बन जाओगे तो उसमें प्रमोशन में बड़ा मदद होता है ग्रेजुएशन का। चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट।